राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। विपक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करने और सदन में चर्चा करने की मांग कर रहा था। दावा किया जा रहा था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तो इसके लिए समर्थन भी जुटा लिया जाएगा। वैसे नंबर गेम में विपक्ष पीछे दिखाई दे रहा था, लेकिन विपक्ष के सांसदों का कहना था कि सभापति के आचरण को लेकर सदस्यों में गुस्सा है, वोटिंग होगी तो किसके पास कितने नंबर है सामने आ जाएगा। विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ था तो सरकार की तरफ से लगातार इसे टाला जा रहा था। उल्टा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विपक्ष को ही दोषी बताने में जुटा हुआ था और आखिर में सत्ता पक्ष अपनी रणनीति में कामयाब हो गया। यानी कहें कि सत्ता पक्ष जीत गया, सभापति के खिलाफ विपक्ष के नोटिस को खारिज कर दिया गया। लेकिन क्या इससे विपक्ष को विश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार भी छिन जाएगा? अगर विपक्ष के नोटिस को स्वीकार किया जाता है तो भारत में पहली बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है। इससे पहले प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर के खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव कई बार पेश हो चुके हैं, लेकिन राज्यसभा सभापति के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है। तो क्यों खारिज किया गया जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को और विपक्ष की तरफ से इसको लेकर के अब क्या है मांग? दोस्तों, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस दिया था वो रिजेक्ट कर दिया है। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने सदन में पेश किए गए अपने फैसले में उपसभापति ने कहा कि महाभियोग नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और मौजूदा उपराष्ट्रपति को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। आपको बता दें कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। विपक्षी दलों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुच्छेद 67B के तहत नोटिस दिया था और यह नोटिस राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को सौंपा गया था। राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना जरूरी होता है। कुछ नियमों के मुताबिक जबकि संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से ही हो रहा था, शीतकालीन सत्र के 10वें दिन यानी कि 10 दिसंबर को विपक्षी दलों की तरफ से राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। अब जैसे आपको पता है कि नोटिस 14 दिन पहले दिया जाता है, लेकिन यह नोटिस 14 दिन पहले नहीं दिया गया था, इसलिए इसे खारिज किया गया है। यानी विपक्ष अगर इसी तरह से नोटिस बजट सत्र की शुरुआत में ले आता है तो फिर उसे स्वीकारा जा सकता है और करना भी पड़ सकता है। दरअसल विपक्ष धनखड़ पर सदन में पक्षपातपूर्ण बर्ताव करने का आरोप लगाया था। विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष की बात को धनखड़ सुनते हैं लेकिन विपक्ष को कुछ भी नहीं बोलने देते हैं, पहले ही टोक देते हैं। अगर विपक्ष 5 मिनट का भाषण देता है तो विपक्ष के नेताओं पर कम से कम 10 मिनट की टिप्पणी खुद धनखड़ जी कर जाते हैं। इस तरह के आरोप कोई पहली बार नहीं लगे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कई बार ऐसे आरोप लगाते रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता है और उनके बोलते हुए उनका माइक बंद कर दिया जाता है। और इसका जो है ताज़ा तरीन उदाहरण अभी हाल ही का है, जब राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर के टिप्पणी कर रहे थे और उस दौरान जगदीप धनखड़ बैठकर सिर्फ उनकी बात सुन रहे थे। उन्होंने टोका भी नहीं और यह भी नहीं कहा कि आपका यह बयान रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें एक बार फिर जगदीप धनखड़ पर सवाल या निशान खड़ा करते हैं। ये बताती है कि जगदीप धनखड़ जो है सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव रखते हैं। इसी बात को लेकर विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ कई बार आवाज़ उठा चुका है और एक बार फिर आवाज़ उठाई और एक नोटिस पर विपक्ष के तरफ से 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। दरअसल राज्यसभा में सत्ता पक्ष ने हंगामा के बीच में सत्ता पक्ष के तरफ से जबरदस्त हंगामा किया जा रहा था, तो सभापति के तरफ से विपक्ष के सांसदों पर ही कार्रवाई की जा रही थी।
उन पर ही तीखे तंज कसे जा रहे थे। विपक्ष की तरफ से जब सरकार पर कोई सवाल खड़ा किया गया तो धनखड़ ने आरोपों को लेकर सबूत पेश करने को कहा, लेकिन जब सत्ता पक्ष की तरफ से बेहद गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो धनखड़ शांत रहते हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि हमने केवल विपक्षी नेताओं को अपमान को लेकर के अपनी आवाज़ उठाई है। जयराम रमेश ने यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके के सहित विपक्षी दलों के सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। अब विश्वास प्रस्ताव पर 60 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। जयराम रमेश ने दावा किया था कि सरकार नहीं चाहती कि सदन चले। जयराम रमेश ने यहां तक दावा किया था कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा सभापति और जेपी नड्डा के सामने राज्यसभा नहीं चलने देने की बात कही थी। फ्लोर लीडर्स की बैठक में रिजिजू ने यह भी कहा था कि विपक्षी दल लोकसभा में अडानी का मुद्दा उठाते रहेंगे तो सत्ता पक्ष राज्यसभा नहीं चलने देंगे। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से धनखड़ के खिलाफ 10 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। अब अगले दिन इसे लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि सभापति राज्यसभा में स्कूल के हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं। विपक्ष का सांसद 5 मिनट भाषण दे दे तो वह उस पर 10 मिनट तक की टिप्पणी करते हैं। सभापति सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोध के तौर पर देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, विपक्ष नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी करके उन्हें अपमानित करते हैं। विपक्ष के लिए सख्त रवैया रखते हैं, जबकि सरकार के लिए वो बेहद नरम रुख अपनाते हैं। विपक्ष के नेताओं पर तीखे बयान दिए जाते हैं। यही नहीं, सभापति सत्ता पक्ष नेताओं से कुछ कहने नहीं कहते हैं, उल्टा प्रधानमंत्री और मंत्रियों की तारीफ करते रहते हैं। विपक्ष जब सरकार को घेरने की कोशिश करता है तो सभापति सरकार की ढाल बन जाते हैं। हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है और उनके इसी व्यवहार को लेकर के हम विश्वास प्रस्ताव को लाने की मजबूर हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष यही नहीं रुके थे, उन्होंने कहा था कि सदन में एक्सपीरियंस नेता हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, कई फील्ड में काम करने वाले लोग हैं और यहाँ पे आए हैं, 40 साल का अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं को भी सभापति प्रवचन सुनाते हैं। आमतौर पर विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है। अगर सभापति प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष का गुणगान कर रहा है तो विपक्ष को कौन सुनेगा। 3 साल में धनखड़ का आचरण पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी भी सरकार की तारीफ में जो है कसीदे पढ़ते हैं, कभी खुद जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एकलव्य बताते हैं। ऐसी बयानबाजी करना, वैसे पद पर बैठ कर देना शोभा नहीं देता है। विपक्षी सवाल पूछता है तो मंत्रियों से पहले चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बन करके खड़े हो जाते हैं। उनके खिलाफ हमारी कोई निजी दुश्मनी, द्वेष या राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने सोच विचार करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूरी में यह कदम उठाया है। तो अब विपक्ष ने भले ही सोच लिया, विचार करके यह कदम उठाया, लेकिन राज्यसभा सचिवालय की तरफ से यह बता दिया गया कि विपक्ष प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी, खारिज किया जाता है, क्योंकि सदन का प्रस्ताव जब दिया गया तब शीतकालीन सत्र समाप्त होने में 14 दिन से कम समय रह गया था। इसी को लेकर सत्ता पक्ष खेल कर गया और इसी वजह से प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। लेकिन जनवरी में एक बार फिर से बजट सत्र शुरू होगा और ऐसे में सभापति के खिलाफ नए सिरे से अविश्वास प्रस्ताव पेश करने में विपक्ष को ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। और वैसे यह भी बता दें कि विपक्ष की तरफ से संसद में मानसून सत्र में भी धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो गई थी। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने इसे लेकर के प्रस्ताव की भी तैयारी कर ली थी। करीब 85 सांसदों के हस्ताक्षर भी हो गए थे। लेकिन जैसे ही सरकार को इसकी खबर मिली, मानसून सत्र को ही समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद यह प्रस्ताव लटक गया और बाद में विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव को लेकर के नरम रुख अपनाया गया। लेकिन जगदीप धनखड़ के विपक्ष के खिलाफ तेवर पहले जैसे ही बने रहे और इसके चलते विपक्ष शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव ले आया और अब कहा जा रहा है कि विपक्ष संसद में बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और सदन में चर्चा के लिए सरकार को मजबूर भी कर देगा। यानी सत्ता पक्ष अगर अभी से सोच रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, उसकी मुसीबत टल गई, तो ऐसा नहीं होने वाला है। विपक्ष ने आगे के लिए भी रणनीति तैयार कर ली है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।